महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी मेरे साथ मन ही मन प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ या जीवन यम नियम का पालन करूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी, विश्व में योग का पताका लहराऊंगी, मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेलियों को मिलाएंगे, रब करेंगे, कोमलता से अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्ते, अ वार्म वेलकम इन टुडेज क्लास। कोई एक रिप्लाई कर दीजिए, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। या तो लास्ट क्लास में हमने पोल्यूशन देखा था, राइट? पोल्यूशन टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया था कि एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल या तो लैंड पोल्यूशन, नॉइज और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, यहाँ तक हम पहुँचे थे। सभी चीज़ें देखी हमने पोल्यूशन के बारे में। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो एक मिनट, या 5 मेजर आउटडोर एयर पोल्यूशन हमने देखा था। इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स भी है और आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स भी है। तो आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स में ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, वो हम आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे, राइट? ये आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स पूरा ये टॉपिक है, ओके? तो पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कहाँ से आते हैं? जनरली स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड ट्रक्स, जो धुआं निकलता है जो व्हीकल्स में से, जो पिक्चर में एकदम क्लियर है, वहां से निकलता है धुआं, और जो कांटेक्ट विद जो सनलाइट में उसके साथ कांटेक्ट होता है धुएं का, और स्मोक का फॉर्मेशन होता है, राइट? और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ पे बोला है निकलता है? मोस्टली फ्रॉम स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड ट्रक्स, और ये कांटेक्ट करता है सनलाइट के साथ और स्मोक फॉर्मेशन करता है। हमने पहले भी देखा था कि स्मोक प्लस फॉग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ओके? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हमने देखा कि कहाँ से आता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड है कि NOx या तो NO2 भी, जो स्पेशली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके कंपाउंड्स है, उसमें स्पेशली इट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आर एमिटेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर कंबशन। जब भी कोई हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज कंबशन या तो जलती है, तब NO2 प्रोड्यूस होता है। They can be seen as a brown haze dome above or down। ये पूरा हिंदी में प्रॉपर है, इसका थोड़ा डेफिनेशन मिसप्रिंट हुआ है, मैं हिंदी में ही दिखा देती हूँ। NO2 है जो, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विशेष रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उच्च तापमान के दहन से उत्सर्जित होता है। इन्हें शहरों के ऊपर या नीचे की ओर भूरे रंग के धुंध के गुंबज के रूप में दिख ये पिक्चर में भी क्लियर है, जो ऐसे फोग जैसा दिख रहा है, राइट? इसका कलर भी बोला गया है कि विच टाइप ऑफ कलर? ब्राउन हेज डोम, राइट? जो सिटी में ऐसे धुंध जैसी दिखती है, राइट, ब्राउन कलर की, वैसे बोला गया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड देखा जा सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब पॉइजनस या तो थोड़ा सा हार्मफुल, जो क्या बोलते हैं उसमें ज्यादातर मात्रा में कोई चीज मिल जाती है जो हमारे हेल्थ के लिए खराब है, वी कॉल इट टॉक्सिक, राइट? विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये शार्प है, तीक्ष्ण है, बाइटिंग ऑर्डर मतलब बहुत ही ऐसे तीव्र बास है, राइट? ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम हिंदी में भी साथ में ही लेते जाएंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक लाल भूरे रंग की जहरीली गैस है जिसमें एक विशिष्ट तेज काटने वाली गंध, ये ट्रांसलेशन में ऐसे ही आया है, या तो शार्प या तो पंजर, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, ओके? और NO2 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एयर पोल्यूटेंट्स। ये खास याद रखेंगे कि NO2 इज
जो कि ज्यादातर और प्रोमिनेंट है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इलनेस या तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वेंटिलेशन एंड रिड्यूसिंग, वेंटिलेशन मतलब क्या, कि एयर के आने जाने में, जब हम सांस लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, वेंटिलेशन, राइट। तो लंग्स का जो एक्सचेंज है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ज्यादातर किस में क्रिएट करती है? यंग चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड दोस विथ, जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है या तो दूसरे कोई प्रॉब्लम है, उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ओके, तो हमने क्या देखा जनरली कि NO2 है वो हाई टेम्परेचर पे कोई चीज की जब कंबशन होती है तब प्रोड्यूस होती है। कहाँ देखी जा सकती है? ऐसे सिटीज वगैरह में देखिए, ऐसे डोम जैसा दिखता है, उसका कलर भी प्रोमिनेंटली बताया गया है, रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस। ओके, उसकी स्मेल भी बताएगी कि कैसी स्मेल आती है। ओके, और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है वेंटिलेशन में। ओके, जो बच्चे रहते हैं या तो बड़े लोग जिनके लंग्स थोड़े बच्चों में थोड़े वीक रहते हैं, एल्डरली होते हैं तब भी थोड़े वीक रहते हैं, या तो जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये हिंदी में है, हमने यहाँ तक तो देखा था। जो NO2 सबसे प्रमुख वायु प्रदूषण में से एक है जो श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है और वेंटिलेशन को कम करता है। ये ट्रांसलेशन में ऐसे जो हवा आने जा एक्सचेंज होता है, एक्चुअली उसका मीनिंग ये है, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्गों और जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉमन है एस्थमा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? स्पीड मेरी ठीक है? यस यस मैम। मैम। ओके, NO2 हमने देखा जो फर्स्ट एयर पोल्यूटेंट है, आउटडोर एयर पोल्यूटेंट। ओके, second one is carbon monoxide, CO is the formula of carbon monoxide। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। हमने NO2 देखा, उसकी एक स्मेल बताई गई है, कोई बोलेगा कैसी स्मेल है? अब भी जस्ट हमने देखा। राइटिंग ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग स्मेल है एकदम। यस, वेरी गुड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं है, नॉन इरिटेटिंग, ये इरिटेट नहीं करता, बट ये जहरीला है, इट्स अ पॉइजनस गैस। ओके, इरिटेट नहीं करेगा, सांस में जाएगा, बट इट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। फाइन। CO2 is sorry, CO is colorless, odorless, non-irritating, but very poisonous gas. It is produced by incomplete combustion of fuels such as natural gas, coal और wood। जैसे हमने आगे देखा, नाइट्रोजन ऑक्साइड था, NO2 था, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जब हाई टेम्परेचर पे कंबशन होता है, राइट। बट कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, आधा अधूरा, नॉट फुल कंबशन। आधी अधूरी चीजें जब जलती है, जैसे कि नेचुरल गैस है, कोल है, वुड है, तब। ओके, ये दोनों चीजें क्लियर है? NO2 कब प्रोड्यूस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है? ओके, vehicular exhaust is a major source of carbon monoxide। फोटो में तो क्लियर दिख ही रहा है कि व्हीकल में से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है? दो चीजें हमने, अभी हम सेकंड पे ही है, राइट। आगे कोई डाउट नहीं है ना? नाइट्रोजन ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कि नेचुरल गैस, कोल और वुड, तब ये प्रोड्यूस होती है। इसकी स्मेल भी नहीं है, कलर भी नहीं है, बट इट इज वेरी पॉइजनस। और व्हीकल के एग्जॉस्ट में से भी मेजर सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहाँ से आता है? व्हीकल जो धुआं निकलता है वहां से। ओके, ये हिंदी में है। गाड़ी से कैसे जो नेचुरल चीजें जलेगी इनकम्प्लीट, तो उससे ही होगा ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, बट दिस इज ऑल्सो ये वन ऑफ गाड़ी द से। फैक्टर। दिस इज ऑल नेचुरल, ये सब देखिए, कोयला है, वुड है, वो उनके इनकम्प्लीट कंबशन से ये प्रोड्यूस होता है। बट वन ऑफ द मेजर इज, बहुत सारी चीजों से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एग्जाम्पल दिए है कि यहाँ से तो आता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। तो ये सभी चीजें सोर्सेस हो गई, फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन एंड फ्रॉम व्हीकुलर एग्जॉस्ट। जो धुआं निकलता है ना पेट्रोल या डीजल के जलने से, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। क्लियर है? डाउट क्लियर है? Yes. ये दो चीजें हैं, एक तो यहाँ से आता है और ये तो उसका मेजर सोर्स है, यहाँ से तो आता ही है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। ओके, ओके मैम, फाइन। तो CO इज, ये हिंदी में है, रंगहीन, गंधहीन, जलन रहित, लेकिन बिल्कुल बहुत ही जहरीली गैस है। प्राकृतिक गैस, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन के अधूरे दहन का उत्पाद है।
वाहनों से निकलने वाला निकास कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख स्रोत है। फाइन, ये भी है और ये भी है, दोनों चीजें हैं। ओके, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस इज द थर्ड वन। हम पीछे जाए क्या, पूरे देख ले एक बार वापस। हमने ये देखा, ये देखा, वी आर शिफ्टिंग टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फाइन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कभी कभी पूछ भी सकते हैं फुल फॉर्म में कि CFS मीन्स व्हाट। तो CFS आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। राइट, ओजोन लेयर एक हमारी, हमने पहले भी आगे देखा था कि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। याद है ना सभी को, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हमने देखा था, तभी ये बात आई थी। और किसी ने मुझे पूछा था कि मैम CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक पोल्यूटेंट है जब हम एयर पोल्यूशन है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और कहाँ से एमिट होते हैं, जो ओल्ड एरोसोल कैन्स है। व्हाट आर एरोसोल्स? एरोसोल एक फाइन या तो छोटे छोटे सॉलिड या तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स या तो कण रहते हैं जो एयर में या तो प्रेजेंट रहते हैं दूसरे गैस में। तो देखिए, स्प्रे का डिब्बा है, राइट, दिस इज एरोसोल। अगर उसमें से छोटे 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 कण निकलते हैं, वी कॉल इट एरोसोल, जो फ्लोट करते हैं हवा में। तो एरोसोल कैन या तो रेफ्रिजरेशन यूनिट में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज किया जाए। अभी तो बैन हो चुका है, जो पहले वाले हमारे फ्रिज थे उसमें, अभी कोई नई चीज है, आई थिंक मैं नाम भूल गई, मैं ऐड करने वाली थी, वो यूज किया जाता है। मैंने नोट्स में शायद डाला है, वो आ जाएगा उसमें कि अभी ये बैन हो चुका है। फाइन, और 1989 से इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ये मेजर एयर पोल्यूटेंट था और ये बहुत ही खराब था, हेल्थ वाइज भी इट वाज वेरी हार्मफुल। सो इनको बंद कर दिया गया है यूज करने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए हानिकारक है। वे पुराने एरोसोल के डिब्बे और प्रतिशील, दैट इज रेफ्रिजरेशन यूनिट में इकाइयों से उत्सर्जित होते, प्रोड्यूस होते रेफ्रिजरेटिंग यूनिट से। ओके, और 1989 से इसका उपयोग प्रतिबंधित है। तो अभी तक हमने क्या कवर किया, मैं वापस 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 रिवाइज कर रही हूँ ताकि जब हम कवर करेंगे पूरे टॉपिक्स, तो इतने छोटे छोटे टॉपिक्स है कि आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाए। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द 5 मेजर आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स। फर्स्ट हमने देखा नाइट्रस ऑक्साइड, स्पेशली NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, और थर्ड वन वी आर लर्निंग इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि पुराने एरोसोल के डिब्बे और रेफ्रिजरेटर में पाया जाता था, और हाल में वो 1989 से बंद कर दिया गया है। रिसेंटली दूसरी चीज यूज होती है, वो मैंने नोट्स में डाल दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, इन तीनों में कुछ डाउट है? थर्ड वन क्लोरोफ्लोरोकार्बन तक हम पहुंचे, एनीवन, एनी डाउट? लेट अस क्लियर नाउ ओनली। मैम एरोसोल, एरोसोल में क्या क्या आएगा? एरोसोल के डिब्बे मतलब स्प्रेस, परफ्यूम, ये क्या आएगा? यस यस यस, वैसी चीजें जो कॉम्प्रेस्ड करके एकदम अंदर भरी जाती है, राइट। मेनी थिंग्स, एडेसिव्स भी अभी ऐसे आने लगे कि आप स्प्रे करोगे, जो अपना फेविकॉल आता था ना, दिस टाइप ऑफ स्प्रे आर यूज्ड। और एरोसोल जनरली ऐसे एकदम एकदम बारीक कण, जो अपने बाल रहते हैं ना, मैंने आगे स्लाइड डाली है, बाल से भी सिक्स्थ एकदम, मतलब एकदम छोटे, वो आप फोटो देखेंगे तो सॉलिड या तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स रहते हैं जो हवा में मौजूद रहते हैं, हम देख नहीं पाते उन्हें, बट दे गो इनसाइड अवर लंग्स, हमारे सांस में जाते हैं और नुकसान करते हैं। वो फ्लोट करते हैं हवा में। कैसे हमें स्मेल, किसी ने परफ्यूम लगाया, हमें कैसे स्मेल आएगी, कैसे मालूम पड़ता है? बिकॉज दैट थिंग इज गोइंग इनसाइड अवर, मतलब नाक में जा रही है ना, तभी हमें स्मेल आएगी कि अगरबत्ती जल रही है, किसी ने स्प्रे लगाया है, कुछ तो आ रही है स्मेल, राइट। तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं या तो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं जो हवा में तैरते हैं एयर में और हमारे अंदर जाते हैं। ओके, और एरोसोल के डिब्बे मतलब जिसमें ये कॉम्पैक्टली भरा जाता है, और वो स्पेशली जब पुराने हो जाते हैं तो एक अलग टाइप का रिएक्शन, क्योंकि वो केमिकल्स ही है, राइट। तो वो एक रिएक्शन करेगा और वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी स्मेल या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ओके, आगे चले हम। डाउट इज क्लियर? यस मैम। एनीवन एल्स, कुछ डाउट है? ओके, पार्टिकुलेट मैटर,
सिंपली इसे पीएम भी कहा गया है, पार्टिकुलर मैटर। ये थोड़ा सा एरोसोल और आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए। देखिए ये देखा गया है पार्टिकुलेट मैटर में, आपको ये दिख रहा है PM10 माइक्रोमीटर दिख रहा है क्या? एकदम छोटे, ये अपना बाल है। ह्यूमन हेयर इज 60 माइक्रोमीटर डायमीटर, उसमें से भी अपना बाल का आधा क्रॉस सेक्शन किया है, उसमें से भी ये देखिए पार्टिकुलर मैटर कितने छोटे हैं। ये तो बड़ा है, ये तो कितना छोटा है, राइट? दिस इज नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, पर पहले उसकी साइज देखिए, एकदम छोटा। बाल को आधा काटेंगे, उसमें भी ये एकदम छोटा, देखिए कितना छोटा दिख रहा है। दिस आर पार्टिकुलर मैटर। ये इसका 10 माइक्रोमीटर है और ये 2.5 है, इतना छोटा। ओके, पार्टिकुलेट्स अल्टरनेटिवली रेफर्ड एज टू पार्टिकुलेट मैटर, उसे पीएम पार्टिकुलेट मैटर पीएम भी बोला जाता है। और फाइन पार्टिकल्स, एकदम छोटे, फाइन, वेरी फाइन। देखिए बाल से भी छोटा, पिक्चर में ही दिख रहा है, इसलिए उसको कंपैरिजन किया है कि बाल को आड़ा काट के उसमें पार्टिकुलेट मैटर कितना छोटा है। ओके, आर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन गैस, दिस इज नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। और ये एरोसोल की भी डेफिनेशन इधर डाली गई है, राइट? तो दोनों का कंपैरिजन, कंफ्यूज मत कीजिए, एकदम क्लियर रखेंगे कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है। दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन गैस, गैस में से सस्पेंड करते हैं, फ्लोट करते हैं, दैट आर नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। एंड व्हाट इज एरोसोल? एरोसोल इज रेफर टू पार्टिकल्स एंड द गैस टुगेदर। जब गैस और पार्टिकल्स, हम डिब्बे हमने पहले भी देखा ना कि जब प्रेस करके, इनको कॉम्प्रेस करके इसमें चीजें भरी जाती है, फाइन, जैसे कि परफ्यूम है। ओके, तो वो कॉम्प्रेस की गैस एंड पार्टिकल्स टुगेदर, इट इज नोन एज एरोसोल, फाइन। और ये पार्टिकुलेट मैटर, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड सस्पेंडेड इन गैस। आगे हम देखेंगे कि कहाँ से पाए जाते हैं या तो कहाँ से मिलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। ओके, सोर्सेस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कैन बी मैन मेड, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक, और नेचुरल। या तो नेचुरली है या तो मैन मेड है, या तो हमने क्रिएट किए हैं या तो नेचुरली ही कुदरत में पाए जाते हैं। सम पार्टिकुलेट्स ऑकर नेचुरली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वोल्केन, हमने देखा था ना कि वोल्केनिक ऐश है, एक धुआं, या तो पूरे पूरे गांव कवर कर देता है। मालूम है ना, किसी ने मुझे बोला क्या, ज्वालामुखी, फाइन, इसका वर्ड बोला था, उसमें से एक ऐश निकलती है, राख निकलती है जब वोल्केनोस फटते हैं। ओके, दे गेट सस्पेंडेड, वो हवा में तैरते हैं, उसकी राख धीरे 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 वो फिर नीचे बैठती है। या तो डस्ट स्ट्रॉम, पूरी ऐसे डस्ट की पूरा ऐसे स्ट्रॉम आती है, पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब फ्लोट करते हैं। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फायर, जब फायर रहती है जंगल में, तब भी उसके छोटे छोटे एशेस या तो कण हवा में मिक्स हो जाते हैं। लिविंग वेजिटेशन, लिविंग वेजिटेशन मतलब कोई कोई प्लांट और पौधे ऐसे रहते हैं जो ऐसे हवा में, किसी ने एग्जांपल देखी, वो ऐसे नहीं क्या, छोटे छोटे कण, वो पोलिनेशन के लिए ऐसे छोड़ते हैं हवा में, कि उसके स्पोर्स रहते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह हवा में तैरते तैरते वो दूसरी जगह जाते हैं और फिर उधर जर्मिनेट होते हैं। मालूम है ना, सबने, हम छोटे थे तब पढ़ा था जर्मिनेशन, कि पौधे किस तरीके से जर्मिनेट करते। तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, वो हवा में छोड़ते हैं और दूसरी जगह वो हवा के साथ बहते बहते जाते हैं, फिर मिट्टी में सेटल होके फिर उधर जर्मिनेट होने लगते हैं। ओके, और सी स्प्रे, सी स्प्रे मतलब अपना देखिए सी है, उसमें ऐसे वेव्स या तो लेयर्स, वो बड़ी बड़ी क्या बोल, लहरें बनती है, उसमें बबल्स रहते हैं, छोटे छोटे बबल्स। ओके, और वो जब हम सभी लोग गए होंगे, राइट, सी शोर पे, तो ऐसे हम जब वो लहर आती है, हम खड़े रहते सी शोर पे, तो छोटे छोटे से फोम जैसा आता है, जैसे कि उसमें डिटर्जेंट डाला हो, देखा होगा सभी ने, राइट? कैसे हम पैर डाल के खड़े रहते पानी में, तो किनारे पे जब लहरें आती है तो उसमें छोटे 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 बबल्स रहते हैं, वो जब फूटते हैं तो उसमें भी एक चीज प्रेजेंट रहती है, दे आर ऑल्सो नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। और वो ऐसे इतनी खरास रहती है कि आजू बाजू में, अगर सी शोर के आजू बाजू में आपका मकान है, दुकान है, दीवारें हैं, या तो कुछ भी चीजें हैं, आपने देखा होगा कि दरिया किनारे जो भी चीजें रहती है सी के आजू बाजू, वो खराब होने लगती है, धीरे धीरे रस्ट होने लगती है, ऐसे उसमें जंग लग जाती है।
राइट। मकान भी रहते तो उसमें भी अलग टाइप की एक स्मेल आती है या तो वो खराब होने लगते हैं। सी स्प्रे समझ में आया क्या? इसका पिक्चर अगर मैंने डाला नहीं, आप गूगल करके देख लीजिए। सी स्प्रे मतलब जो ऐसे बारीक, हम दूर भी खड़े रहते हैं ना तो ऐसे भीग जाते हैं, ऐसे वेट वेट हो जाते हैं, वैसे हवा में वो मॉइस्ट जैसा मिलने लगता है, दैट इज नोन एज सी स्प्रे। यहाँ तक क्लियर है पार्टिकुलेट मैटर कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है? या तो वो नेचुरल भी हो सकते हैं या तो मैन मेड भी हो सकते हैं। ओके, जाए हम आगे चले। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? और कितने छोटे हैं उसकी साइज भी दिखाई गई है कि वो हेयर से भी थिन है, एकदम थिन। ये हिंदी में है पार्टिकुलेट, जिसे वैकल्पिक रूप से पार्टिकुलेट मैटर या तो पीएम या महीन कण कहा जाता है। गैस में निलंबित ठोस या तरल के छोटे कण होते हैं। इसके विपरीत एरोसोल कण और गैस को एक साथ एरोसोल कण और गैस को एक साथ संदर्भित करता है। पार्टिकुलेट मैटर के स्रोत मानव निर्मित या प्राकृतिक हो सकते हैं। मानव निर्मित हमने बोला कि जैसे कि फ्लोट करते छोटी छोटी हम जो धुएं में या तो कोई भी चीज है, दैट इज हमारा क्रिएट किया हुआ पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में फ्लोट करता है। प्राकृतिक हमने देखा कि ज्वालामुखी, धूल भरी आंधी, जंगल और घास के मैदान की आग, जीवित वनस्पति और समुद्री स्प्रे। ओके, दिस वाज अवर फोर्थ एयर पोल्यूटेंट। मैम समुद्री स्प्रे क्या चीज होती है? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, राइट? तो एक बड़ी सी वेव आती है, ऐसे बड़ी बन के फिर नीचे ऐसे पड़ती है और उसमें से माइनर 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 पार्टिकल्स उठते हैं। उसकी समुद्री स्प्रे के वजह से ही आजू बाजू में जो रहते हैं ना, या तो मकान रहते हैं, जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, वो खराब होने लगती है बिकॉज ऑफ दिस सी स्प्रे। उसमें एक मॉइस्चर या तो पार्टिकल्स प्रेजेंट, या आप पिक्चर देखेंगे ना गूगल पे, बहुत ही अच्छे, मैं डाल गई, भूल भूल गई इधर डालना, बहुत ही मैम अच्छे देखा से। मैंने अभी। या दिखा क्या आपको? हाँ हाँ मैम। हम वो देखते पर उसका नाम हम एक्चुअली हम कभी प्रोनाउंस नहीं करते। हम मालूम है कि हम दूर भी खड़े रहते हैं ना, जैसे उड़ता है, राइट? थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा जब वो लेयर्स ऐसे नीचे गिरती है तो। क्लियर है? आगे चले हम। समुद्री छिड़काव बोला है उसको हिंदी में। यस यस, दिस वन इज द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज सल्फर ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और उसकी फॉर्मूला है SO2। ये भी एक कॉमन पोल्यूटेंट है एयर का। और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? SO2 इज प्रोड्यूस बाय वोल्केनोज एंड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है जहाँ कंबशन होता है, प्रोडक्शन किसी भी चीज का होता है, धुआं निकलता है, वॉट एवर, एंड मेनी सोर्सेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और वोल्केनोज। ओके, पार्टिकुलेट मैटर भी वोल्केनोज से निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। फाइन, कंफ्यूज मत कीजिए, बहुत सारी चीजें एक सोर्स में से भी निकल सकती है, राइट? Since coal and petroleum often contain sulfur compounds, their combustion generates sulfur dioxide। देखिए वापस आया coal and petroleum combustion। ओके, तो व्हीकल एग्जॉस्ट भी हो गया ना, व्हीकल्स में से भी निकल सकता है, राइट? क्योंकि उसमें पेट्रोलियम रहता है और वो कंबस्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट होता है। फाइन, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मालूम है ना हिंदी में क्या? उद्दीपक या ऐसे कुछ बोलते हैं, उत्प्रेरक, या तो उद्दीपक भी आई थिंक बोलते हैं, राइट? हिंदी में किसी को मालूम है क्या? कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सबने। संप्रेरक बोलते हैं मैम, संप्रेरक। संप्रेरक? क्या ये उत्प्रेरक इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन में कैटलिस्ट का यही आया था, जो केमिकल रिएक्शन। मैम उद्दीपक ही कहते हैं। फाइन, उद्दीपक ही है ना? यस। तो SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO2 जब वो एयर में मिक्स होता है तो क्या बनता है? एसिड रेन या तो H2SO4। फाइन, ये क्लियर है? सल्फर ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में स्पेशली हमने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वोल्केनोज या तो वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या तो कोल और पेट्रोलियम के कंबस्शन से बनता है।
और उसका वापस ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि एसिड रेन क्रिएट करता है, बारिश होती है एसिड की। ये वर्ड तो सभी ने सुना होगा, एसिड रेन। जब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा बढ़ जाता है, मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है, फिर उसका प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं। ओके, वो हम आगे एक स्लाइड है एसिड रेन देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स एनीवन? आगे चले हम। यस मैम। ओके, ये हिंदी में ही है, थोड़ा सा आई थिंक ट्रांसलेशन में थोड़ा आगे पीछे आप देख लीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर रहा तो। ये ऐसे ही आया था। सल्फर के ऑक्साइड्स, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमने डिस्क्राइब किया है, एक रासायनिक यौगिक जिसका सूत्र SO2 है, वायु के समान प्रदूषक है। ओके, SO2 ज्वालामुखियों द्वारा और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में निर्मित होता है। ये दो तो सोर्सेस आए। ओके, दिस आर द टू। क्योंकि कोयले और पेट्रोलियम में अक्सर सल्फर यौगिक होता है, उनके दहन से सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये थर्ड वन ऐसे भी प्रोड्यूस होता है। SO2 का आगे ऑक्सीकरण आमतौर पर कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जैसे इस यहाँ पे NO2 नहीं हुआ है ट्रांसलेट, तो H2SO4 बनता है, कैटलिस्ट है, ये प्रेजेंट रहता है। ओके, बाकी ये SO2 plus H2O in the presence of NO2 gives H2SO4, ये ऐसे बनता है, राइट। मॉइस्चर के साथ कंबाइन करता है, ये तो निकलता है, प्लस मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि कैसे बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 1 atom of sulfur bonded with 2 atoms of oxygen that gives sulfur dioxide। ये सिंपल केमिस्ट्री है, सबने पढ़ी होगी। और उसके कैरेक्टर, वो एक स्ट्रॉन्ग है, एक्रिड है, मतलब तीखी स्मेल रहती है उसकी, और नॉन फ्लेमर है, ज्वलनशील नहीं है वो। ओके, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। It reacts in the atmosphere to form sulfur trioxide and dissolves readily in water vapor, forming sulfuric acid। देखा, मॉइस्चर में ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, मॉइस्चर के साथ, वाटर वेपर मतलब मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 क्रिएट करता है। इट कैन ऑल्सो अटैच टू डस्ट एंड सूट। सूट मतलब ऐश, राख जो बोलते हैं ना, पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म, ये पार्टिकुलेट्स भी बनाता है जो हवा में तैरते रहते हैं। क्लियर है? पार्टिकुलेट्स अभी हमने डिस्कस किया था, पार्टिकुलेट्स मैटर। तो ये SO2 डस्ट के साथ या तो ऐश या तो सूट के साथ कॉम्बाइन होके पार्टिकुलेट्स भी क्रिएट करता है। From these reactions, a wide range of effects are possible, including the formation of pollutants that influence both human health and environmental। ये बहुत सारे रिएक्शंस करता है अलग अलग चीज़ों के साथ। SO2 इट इज़ वेरी हार्मफुल, और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है जो हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस के लिए हार्मफुल है। एक तो मेन तो हमने देखा कि ये H2SO4 भी क्रिएट करता है, पार्टिकुलेट्स भी प्रोड्यूस करता है, राइट। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखे, ये स्ट्रॉन्ग है, एक्रिड या तो तीखी स्मेल है उसकी, और ये नॉन फ्लेमेबल है। हिंदी में देखेंगे। डाउट है क्या किसी को कैरेक्टरिस्टिक्स में, या तो व्हाट इज SO2? आगे चले हम। एनीवन? क्योंकि पीछे से डाउट क्लियर करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन, और स्लाइड्स भी चेंज करते जाएंगे तो फिर टाइम नहीं रहेगा। तो अभी जो भी वॉट एवर डाउट यू हैव, प्लीज क्लियर इट राइट नाउ। नो मैम, नो डाउट। या सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का एक परमाणु होता है जो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बंधा होता है, S+ O2 gives SO2, राइट। यह एक मजबूत तीखी गंध वाली ज्वलनशील गैस नहीं है, इट इज नॉन फ्लेमेबल। ओके, यह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए वातावरण में प्रतिक्रिया करता है और जल वाष्प में आसानी से घुल जाता है, मतलब मॉइस्चर के साथ मिक्स होके फिर
सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यह वातावरण में धूल और कालिख के कणों, हमने शूट बोला था ना, राइट, दिस इज शूट, के कणों से भी जुड़कर पार्टिकुलेट बना सकता है। इन प्रतिक्रियाओं से प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला संभव है, जिसमें प्रदूषकों का निर्माण शामिल है, जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में हार्मफुल या तो इफेक्ट करता है। फाइन। सोर्सेस कहाँ से SO2 हम देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड थ्रू a number of pathways including the burning of sulfur in the presence of oxygen। हमने देखा सल्फर प्लस ऑक्सीजन तब भी होता है, and the oxidation of hydrogen sulfide commonly emitted from wetlands। wetlands क्या है? ऐसी जमीन जहां पूरे साल पानी भरा रहता है, जैसे कि इंग्लिश में मुझे स्वैम्प्स बोलते हैं, मार्शेस बोलते हैं, ऐसे वेटलैंड जहाँ पे पानी भरा रहता है, राइट, ऑल द ईयर राउंड। बहुत सारी जगह हमने देखी होगी जिसे स्वैम्प्स भी कहते हैं, मार्शेस भी कहते हैं, राइट। उधर से सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? वेटलैंड्स क्लियर हुआ? वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। इतना ही ज्यादा हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एक तो सल्फर का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनता है S+O2, और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कॉमनली एमिटेड फ्रॉम वेटलैंड्स। ये दो चीजें हम देखेंगे। वेटलैंड से आता है और सल्फर का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये दो चीजें हम सिंपल रखेंगे, ज्यादा केमिस्ट्री में हम नहीं अंदर जाएंगे। फाइन। नेचुरल सोर्सेस हम देखेंगे। वोल्केनोज, जो कि पिक्चर, ये तो फायर है, सॉरी, वोल्केनोज है, फॉरेस्ट फायर, दिस इज फॉरेस्ट फायर, ये पिक्चर। ओशंस एंड डिकेइंग प्लांट, ओशंस का भी हमने देखा, वहां से भी केमिकल प्रोसेस होके सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जब प्लांट मैटर या तो पेड़ पौधे जब डीके होते हैं या तो रोटिंग होता है उसमें, तब SO2 प्रोड्यूस होता है। फाइन। नेचुरल सोर्सेस में क्या देखा? वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर, ओशंस और डिकेइंग प्लांट मैटर। These outweighs anthropogenic sources। What is anthropogenic sources? Anthropogenic मतलब हम जो ह्यूमन पीपल कोई भी एक्टिविटी करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज या तो एक्टिविटीज। हमारे द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जब भी कोई पर्यावरण या तो कोई भी चीज होती है, इफेक्ट होती है, दैट वी नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या तो सोर्सेज, मतलब विच फ्रॉम अवर, मतलब हमने जो क्रिएट किए, राइट। विथ वोल्केनिक एक्टिविटीज, जब वोल्केनोस तो है ही, राइट, वोल्केनोस से तो निकल ही रहा है SO2, प्लस हम लोग जो प्रोसेसेस करते हैं या तो हमारे सोर्सेस से, या तो हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें SO2 क्रिएट होता है, तो वो दोनों मिलके टोटल 20% ऑफ ग्लोबल SO2 प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज प्लस वोल्केनिक एक्टिविटीज। क्लियर है? 20% ऑफ ग्लोबल SO2 is created by human activities plus volcanic activities. Anyone? No doubt ना? थोड़ी confusing language है, but simply आप clear कीजिए। understand clear हो रहा है ना सभी को? yes, ma'am. confuse हो रहे हैं? नहीं मैम, क्लियर हो रहा है। Fine? तो sources बोले गए हैं कि हमारे द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा और वोल्केनिक एक्टिविटीज दोनों मिलके वी आर प्रोड्यूसिंग 20% ऑफ द ग्लोबल SO2। ओके, और बाकी तो हमने देखा कि ये दोनों चीजें जो केमिकल फॉर्मूलाज में दी गई है कि बर्निंग ऑफ सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कॉमनली एमिटेड फ्रॉम वेटलैंड्स, ये दोनों है। फाइन। ये ऑस्ट्रेलिया का मैम दिया। इसमें एंथ्रोपोजेनिक में फिर ये ह्यूमन वेस्ट और सब कुछ जो हम कर रहे हैं, वेस्ट इंडस्ट्रियल वगैरह, ये सब आएगा ना? यस, एंथ्रोपोजेनिक एक वर्ड, आप बेसिक उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज, और जो हम लोग कर रहे हैं क्रिएट। फाइन। हमारे द्वारा सोर्सेज या तो हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है, दैट इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक। ह्यूमन
ह्यूमन के द्वारा, लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक. ओके. In Australia, the two main anthropogenic sources are, मतलब human sources are power station, तो हमने ही डाले, they are not natural, right? हमने ही create किए ना power station, and metal manufacturing. While smaller sources include home heating, क्योंकि ठंडी रहते तो वो foreign countries में ज़्यादा home heating रहता है, chemical production and transportation emission. ये सब एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो गए ना. एक्टिविटीज ही यही है, हमने ही क्रिएट की है ये सब चीजें. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एंथ्रोपोजेनिक. ओके. मैंने इसका ट्रांसलेशन नहीं डाला है, बट सिंपल है इसलिए मैंने वापस एक स्लाइड नहीं डाली थी. ओके. और SO2 का हमने देखा कि वो कहाँ से कैसे कॉम्बाइन होता है. देखिए इधर आया वापस NO2, SO2 एसिड रेन कैसे बनता है. कि this phenomenon results when sulfur dioxide dissolves in moisture in the air, forming sulfur acids, which eventually falls to the surface of the earth as acid rain. What is sulfuric acid? Sulfur acid मतलब sulfuric acid, that is H2SO4. जब SO2 मॉइस्चर के साथ मतलब H2O के साथ कंबाइन होता है, देन इट विल गिव एसिड रेन या तो सल्फ्यूरिक एसिड. और वो जब प्रेसिपिटेट होके, ये पूरा पिक्चर दिखाया गया है, SO2 मॉइस्चर तो रहता ही हवा में, उसके साथ फिर कंबाइन होके H2SO4 बनाता है और फिर वो ऐसे नीचे गिरता है, राइट. एसिड रेन डायरेक्टली अटैक्स द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लांट्स, acidifies lakes and soils, which may result in the formation of substances that are toxic to plants and animals. अगर एसिड नाम है तो एसिड इज नॉट गुड, राइट. एक प्लांट और पेड़ पौधे के ऊपर एक उनका नेचुरल कोटिंग रहता है कि उस पर कितना भी पानी गिरे या तो कुछ भी गिरे वो फिसल के नीचे गिर जाता है. एक चिकनी लेयर रहती है, ऑयल कोटिंग जैसा रहता है सभी प्लांट्स के ऊपर, ताकि वो कोई भी चीज को पकड़ के ना रखे. हमने कमल के पत्ते देखे या तो एनी लीफ, वो ओज रहता है, देखिए ऐसे ऊपर ही रहता है, वो ऑब्जॉर्ब या तो वजन नहीं करता, वो अपने आप ही फिसल के गिर जाता है, राइट. तो अगर ये एसिड रेन होती है तो प्लांट्स के कोटिंग को, प्रोटेक्टिव कोटिंग को वो खराब कर देता है. अगर वो लेक्स में भी मिल गया तो पूरा पानी एसिडिक हो जाता है, और मिट्टी पे गिरा देन वो मिट्टी की भी गुणवत्ता को खराब कर देता है, राइट. और सबसे दैट और ऐसी चीजें बनाएगा जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है. ये एसिड रेन का टॉपिक क्लियर है. जब SO2 मॉइस्चर में मिक्स होके H2SO4 क्रिएट करेगा और वो जब प्रेसिपिटेट होके उसका बादल बनता है, वो जब प्रेसिपिटेट होके वापस नीचे गिरेगा तो ये बिल्डिंग्स भी खराब कर देता है, सब बहुत 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 सारी चीजें खराब करता है. पेड़ पौधों को भी इफेक्ट करेगा, पानी को भी इफेक्ट करेगा और मिट्टी को भी इफेक्ट करेगा, राइट. सो SO2 अगर बढ़ गया तो एसिड रेन की भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. आगे चले हम. यस मैम. यह घटना तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में नमी में घुलकर सल्फर एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो अंततः अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती है. अम्लीय वर्षा सीधे पौधे के सुरक्षात्मक आवरण पर हमला करती है, जीलो और मिट्टी को अम्लीकृत करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे पदार्थ बन सकते हैं जो पौधों और जानवरों के लिए जहरीले होते हैं. फाइन. और एक टॉपिक है VOC. इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का था वैसे VOCs. ओके. वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाट इज वोलेटाइल? जो हवा में बाष्पीभवन, या तो प्रॉपर वर्ड शायद वही है, या बाष्पशील कार्बनिक कंपाउंड्स. ओके. वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाते हैं हवा में, राइट. वोलेटाइल कंपाउंड्स भी रहते हैं मतलब जो उड़ जाते हैं हवा में, दे आर नोन एज वोलेटाइल. ओके. वोलेटाइल ऑर्गेनिक compounds that are known as VOCs are emitted as gases from certain solids or liquid. ये कहाँ से emit होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? गैस के स्वरूप में कोई कोई सॉलिड और लिक्विड में से निकलते हैं. पिक्चर्स भी दिया गया है
right? VOCs include a variety of chemicals, some of which may have short or long term adverse. जब लंबे समय तक ऐसे बोलते हैं ना, हिट का स्प्रे, किसी को सिवियर एस्थमा होता है, अगर उनके सामने स्प्रे या तो हिट का स्प्रे मारते हैं, या तो फेविकॉल की भी एक अलग ही स्मेल रहती है, राइट? किसी के घर में अगर ताजा पेंटिंग किया गया तो एकदम बंद करो और हम खोले तो एक सिवियर ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, राइट? तो दे आर फ्रॉम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे अलग ही उनकी टिपिकल स्मेल रहती है, और वो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म बहुत ही खराब इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ के ऊपर. VOCs आर एमिटेड बाय अ वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स नंबरिंग इन, बहुत सारे हैं जिसमें से ये निकलता है. एग्जाम्पल है पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्निशिंग, ग्लूज एंड एडेसिव्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजों में से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है. ओके. वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कंपाउंड्स कुछ ठोस या तरल पदार्थ से गैसों के रूप में उत्सर्जित होते हैं. ओके. VOC में विभिन्न प्रकार के रसायन शामिल होते हैं, केमिकल से ही बना हुआ होता है, जिनमें से कुछ का स्वास्थ्य पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है. हजारों की संख्या में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा उत्सर्जित होता है. बहुत सारे हैं जो क्रिएट होते हैं, राइट? क्लियर है ये दोनों स्लाइड्स? पिक्चर्स से आपको क्लियर है? देखिए पेंट थिनर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. बिल्डिंग फर्निशिंग्स भी रहते हैं, ग्लूज भी रहते हैं, एडेसिव जैसे कि फेविकॉल, पेस्टिसाइड्स है, पेंट्स है, राइट? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे की स्लाइड सब हमने क्या क्या देखा? फर्स्ट हमने नाइट्रस ऑक्साइड देखा, जो आज हम 5 मेजर एयर आउटडोर पॉल्यूटेंट्स डिस्कस करें उसमें हमने फर्स्ट क्या देखा? थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक से हम रिवाइज करेंगे. फर्स्ट हमने क्या डिस्क्राइब किया? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यस. कार्बन वो मेन उसका सोर्स क्या माना गया है, कहाँ से आता है? ट्रक एंड व्हीकल, सॉरी, ट्रक एंड व्हीकल स्मोक. यस, स्मोक जो कि हाई टेम्परेचर कंबशन होता है वहां से आता है. ओके. और ये कलर उसका बोला गया था कि कैसा कलर है नाइट्रस ऑक्साइड? यस, रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट? सेकंड वन हमने कौन सा डिस्क्राइब किया था? सेकंड वन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसका कोई कलर बोला गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस. यस, बट इट इज वेरी पॉइजनस. ओके. और ये कैसे क्रिएट होता है? आगे वाला हाई इनकम्प्लीट कंबशन, और कहाँ से आता है? कोल वुड, कोल और व्हीकुलर एग्जॉस्ट, जो कि हमारे व्हीकल्स है उसमें से भी जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है. फाइन. थर्ड वन हमने क्या डिस्क्राइब किया था? CFC, फ्लोरोकार्बन्स, या फुल फॉर्म ऑफ, यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बैन कर दिया गया है. ओके. और वो कौन सी लेयर को इफेक्ट करता है? ओजोन, यस. ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में भी थोड़ी बहुत है, बट मेनली इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, जो सेकंड वन लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, राइट? वहां पे ओजोन लेयर है, उसको ये हार्मफुल इफेक्ट मतलब हार्म करता है. और ये कहाँ से एमिट होते हैं? CFCs. हमने दो चीजें देखी थी. CFCs आर एमिटेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, all aerosol cans. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. और बाद में हमने क्या देखा? कौन सा टॉपिक? दिस इज द थर्ड. और फोर्थ वन क्या देखा हमने? Particulate matter, यस. व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर्स? tiny particles. ओके. जो सस्पेंडेड रहते हैं लिक्विड या तो सॉलिड फॉर्म हाँ, में. ओके. गैस में. यस. और फिफ्थ वन वाज अवर, कौन सा देखा था हमने जो बहुत ही हार्मफुल है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. वेरी गुड. सल्फर डाइऑक्साइड है. और कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है? दो मेन जो हमने देखे थे. Volcanoes, industrial process, coal. नेचुरल कंबशन. यस, वेरी गुड. ओके. उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा गैस है, मतलब स्मेल, फ्लेमेबल है वो? इज इट फ्लेमेबल?
हाँ मैम, Non-flammable. जलने वाला है। नहीं, इट इज नॉन फ्लेमेबल। Non-flammable. तीखी बास है और ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसकी। ओके। और ये मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके SO2 व्हेन कंबाइंस विद मॉइस्चर क्रिएट्स Acid rain. एसिड रेन। Acid rain. एसिड रेन, H2SO4। वेरी गुड। Hmm. ओके। मैम ये SO2 की स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। यस, Previous one. दिस वन। Yeah, previous one. SO2, HO2, right? Acid rain. या बैलेंसिंग नहीं इक्वेशन मैम, इसमें हमने आपने क्या बताया, इसमें स्मेल नहीं होती है, होती है? नहीं होती है। नहीं होती है. नहीं, एक्रिड स्मेल है। यस, एक्रिड। एक्रिड मतलब तीखी बास रहती है। इट्स यस, इसकी स्मेल है। इट्स एक्रिड। इट हैज एक्रिड स्मेल। यहाँ से था ना। मैम वो तो नाइट्रोजन में थी तीखी स्मेल तो, नहीं, नाइट्रोजन इसमें भी है। डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो हैज एक्रिड स्मेल। स्ट्रॉन्ग एंड एक्रिड कहाँ गया? हमने किया था फॉर्मूला। मैम यहाँ तो नहीं आ रहा, यस इस यस स्लाइड पे तो नहीं है। यस यस, से इट स्ट्रॉन्ग एंड एक्रिड स्पेलिंग नॉन फ्लेमेबल गैस। फर्स्ट ईयर दिखा। इसमें third line. Yeah. या ये है। मैं वापस अभी थोड़ा हम कवर अप करेंगे। वापस मैंने 94 स्लाइड्स डाली थी। ओके, वापस मैं डाल दूंगी जो हिंदी वगैरह डाल रही हूँ ना, साथ में ही वापस थोड़े एक दो टॉपिक्स कवर करेंगे। वापस मैं PDF डाल दूंगी। फाइन। बट आप साथ में नोट्स बनाइए, इट विल बी वेरी यूजफुल। हम ये खोल के पढ़े उससे बेटर है कि हमारे पेजेस जो हमने लिखे हैं, छोटी छोटी चीजें आप मार्क करते जाइए। और मुझे ध्यान में आ रहा है बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं साथ में। इट्स वेरी गुड। आप अपने ही नोट्स बनाइए। ओके। मैम मुझे पूछना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो दे यस। कैन गिव अस एन एग्जांपल एंड से व्हिच ये पार्टिकुलेट मैटर है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड? यस यस, दे कैन आस्क एनीथिंग। दे कैन आस्क एनीथिंग। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। फाइन। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन और ऑप्शंस हम खास पढ़ेंगे, नहीं है या है। राइट। मैं क्वेश्चंस भी डालने वाली हूँ जब हमारा ये पूरा टॉपिक कवर होगा। बाद में हम क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी कवर अप करूंगी। दूसरे जो मैं बनाने वाली हूँ वो भी हम पूरा, जैसे कि नेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे हम करेंगे। टेस्ट ले लो मैम ये खत्म होने के बाद। यस यस यस, लेना ही है मुझे। पर ऐसे ना छोटे छोटे इसमें टॉपिक्स है, तो हम पहले क्लियर करेंगे, पूरा रिवीजन भी लेंगे और बाद में हम पूरी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और मैं नोट्स में भी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, आप पढ़ते ही जाओ बस। बहुत सारे निकाले हैं। मैम तो पीडीएफ आप आज डालोगे और 2-3 टॉपिक कवर करेंगे? यस, हम ये आज हम करेंगे। देखिए, ये पोल्यूटेंट्स हम कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर चाहिए तो मैं इतना जो छोटे छोटे कवर करती हूँ उसका PDF डालती जाऊंगी, वट एवर आप लोगों को जैसे। नहीं तो 2-3 कवर करेंगे, फिर उसका कैसे 94 का मैंने एक साथ डाला था, तो वापस थोड़ा सा होने दीजिए ना। 70-80 स्लाइड हो जाएगी, फिर हम डाल देंगे। फाइन। यस मैम, आपको जैसे कन्वीनियंट हो वैसे ही कीजिए मैम। यस यस, वैसे आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। डालने का मतलब नहीं, आप पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ। नहीं तो थोड़े टाइम बाद कैसे होता है ना, यस अभी हमें आ रहा है, समझ में सब आ रहा है, बाद में हम 15 दिन बाद सब छोड़ देंगे ना, कुछ भी याद नहीं रहेगा। लिटरली कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जब भी टाइम मिले, ऐसे छोटे छोटे आपके हाथ से बने हुए नोट्स आप बाजू में रखो, कि कभी भी आपको थोड़ा टाइम मिले फट करके 1-2 बार देख लो अपने नोट्स। क्योंकि अभी टाइम है, जब नेट की एग्जाम आएगी इतने सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारे, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप एक बार नजर भी नहीं डाल पाओगे थोड़े टाइम में। सो गो ऑन रिवाइजिंग। कि राहुल सर का टॉपिक खत्म हुआ, जब भी टाइम मिले छोटे छोटे नोट्स देखते जाओ। मेरा खत्म हुआ, मेरे देखते हो, क्योंकि और अभी फास्ट स्पीड में जाएगा। अभी मैं और राहुल सर एकदम स्लो में ले रहे हैं। राइट। बहुत मटेरियल बढ़ने वाला है, तो आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाओ, पास में रखो, और जब भी टाइम मिले यू गो थ्रू इट। मैम ये जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो कितने महीने में खत्म हो जाएगा सिलेबस सब पूरा? महीने नहीं, अभी मेरा आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स में मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं नहीं लेने वाली। बहुत सारे दूसरे भी टीचर्स है जो टॉपिक कवर करवाएंगे। राइट। सर भी नहीं दूसरा मैम पूरा नेट का सिलेबस पूछ रही हूँ मैं जो एग्जाम हमें आने से है। पहले ऑब्वियसली कवर हो जाएगा। राइट।
अच्छा, रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है ना मैम? यस यस, मिलेगा मिलेगा। खुद का रिवीजन तो पहले हम करेंगे ही, बाद में सर सब प्रॉपर प्लान करते हैं, सब वो करवा ही देंगे सर। यस, आप रिवाइज करते रहिए बस। ओके, तो नेक्स्ट इज ओजोन, जो हमने देखे थे सब क्या क्या कवर करने वाले थे हम। ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, सीएफसी और वीओसी। तो ये लास्ट वाला है ओजोन। ओजोन सबने नाम सुना ही होगा, न्यूज में भी सुना है पहले बहुत बार, टेलीविजन पे, पेपर पे बहुत है कि ओजोन लेयर ऐसे डैमेज हो चुका है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सबने सुना होगा, राइट। तो व्हाट इज ओजोन? ओजोन की फॉर्मूला है O3। जब सिंगल ऑक्सीजन डबल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, इट फॉर्म्स ओजोन, राइट। यहाँ दिखा गया, द ओजोन लेयर इज अ लेयर ऑफ गैस कंसिस्टिंग ऑफ O3 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, called ozone, that forms when free oxygen molecules bond to O2 molecules। ये O2 molecules है, पिक्चर में एकदम क्लियर। ये सिंगल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जब ये इनके साथ कॉम्बाइन होता है तो ये O3 दैट इज ओजोन बनता है, ओजोन लेयर या तो ओजोन गैस बनता है। और एक बार डिस्क्राइब किया गया है, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कितने हैं? 3। ओजोन गैस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखिए ये खास याद रखिए, ये क्रिएट भी होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है। कैसे? बाय सन्स अल्ट्रावायलेट रेज एज शोन इन द पिक्चर टू द राइट। ये यूवी रेज है सन के, ये ओटी मॉलिक्यूल है। अगर इनके प्रेजेंस में ये सेपरेट हो गए, देखिए सिंगल सिंगल ओ मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन के एटम्स बन गए, राइट। अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल, देखिए कोई एक लीजिए, और once again it combines with O2, it will give ozone, right? O3 that is ozone। और वापस अगर ये 3 है, उसमें वापस भी यूवी रेज आया, तो ये कॉम्बाइन भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय सन्स अल्ट्रावायलेट, ये कंटिन्यू चालू रहते हैं, बनता भी है और डिस्ट्रॉय भी होता है। क्लियर है? ये सबको पिक्चर से एकदम क्लियर है? मैं अंडू कर देती हूँ वापस, क्लियरिटी के लिए। क्लियर है सभी को? ये यूवी रेज आई O2 मॉलिक्यूल के ऊपर, 2 ऑक्सीजन सेपरेट हो गए, वापस अगर कोई सिंगल है वो O2 के साथ कॉम्बाइन होगा तो क्या बन जाएगा? O3 दैट इज अवर ओजोन। वापस अगर उसके ऊपर यूवी रेज आई, देन इट विल गेट सेपरेटेड इनटू O और O2। फाइन, अगर ये वापस किसी O2 के साथ कॉम्बाइन हो जाएगा तो O3 बन जाएगा। क्लियर है? इतनी सिंपल स्लाइड है। क्लियर है ओजोन कैसे बनता है? 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, डिस्ट्रॉय भी मैम ये होते हैं। O3 का फिर O3 का सिंगल ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा क्या? O लास्ट वाला, अगर यूवी रेस पड़ेगा उस पे तो? नहीं, O2 दिस इज द केमिकल प्रोसेस, और ये हम नहीं डिसाइड करते, ये दैट वो ऐसे ही अपने आप ही चलता है, राइट। अगर ये O2 के ऊपर वापस अल्ट्रावायलेट रेज पड़े, देन इट विल गेट सेपरेटेड टू O एंड O। क्लियर? देखिए ये O है ना, O2 है, उसमें सिंगल हो गए ना। पहले अगर स्प्लिट होगा, दैट इट विल गेट टू O एंड O2, वापस O2 के ऊपर यूवी रेज आए, देन इट विल गेट टू O एंड O वंस अगेन। इज इट क्लियर? यस मैम। राइट, या 3 मॉलिक्यूल है, वो कैसे भी मतलब होंगे ना कॉम्बाइन। देखिए आपने जो बोला था वो वाला, इससे आगे प्रोसीजर गई O2, तो ये वापस ऐसे होगी ना O एंड O। फाइन, पर एक बार में इट विल नॉट गेट स्प्लिट टू O एंड O। ऐसे आप पूछना चाह रहे हैं ना? यस मैम। ओके, ये प्रोसीजर ऐसे ही है, और ऐसे ही केमिकल प्रोसीजर डिस्क्राइब की गई है, और इट विल टेक प्लेस एट एज इट इज। तो हमने पहले भी देखा था, थोड़ा सा हम कवर अप करेंगे, 1-2 डेफिनेशन, फिर क्लास एंड करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चंस पूछ लिए साथ साथ में। ओके, द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लोकेटेड विथिन द स्ट्रेटोस्फियर। अभी हमने देखा ना कहाँ पे है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन गैस ऑल्सो एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फियर एंड एट ग्राउंड लेवल, बट मोस्ट इज लोकेटेड विथिन द स्ट्रेटोस्फियरिक लेयर शोन इन द राइट। देखिए ट्रोपोस्फियर है और ये स्ट्रेटोस्फियर, ये हमारी बाद में मीजोस्फियर थी ना, बट ये ज्यादातर यहाँ स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाए। थोड़ा सा अमाउंट है इसमें, बट मोस्टली इट इज इन स्ट्रेटोस्फियर। अगर एग्जाम में पूछे तो वी विल राइट स्ट्रेटोस्फियर ओनली। ओके,
वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ, कि क्यों ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट है। ऐसे कहा जाता है ना कि अर्थ पे ही लाइफ है, बाकी किसी प्लानेट पे अभी तक तो, रिसेंटली यहाँ तक अभी तक तो कहाँ पे भी लाइफ पाई नहीं गए, जहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं या सैटेलाइट्स भेजी है, देखा है, अभी तक कहाँ पे भी लाइफ देखी नहीं है, बट अर्थ पे ही है। तो क्यों है? ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसका इम्पोर्टेंस है कि अर्थ पे ही क्यों लाइफ, जीव सृष्टि पनप रही है, तो उत्पन्न हुई है, क्योंकि on a daily basis the sun radiates its energy towards earth. One form of this energy is ultraviolet radiation, also known as UV rays. Yeah, उसमें से बहुत सारे रेज या तो एनर्जी निकलती है, और वन ऑफ द एनर्जीज यूवी रेडिएशन। हमने देखा था राइट, रेडिएशन में कि नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन इज सन, उसमें से भी यूवी रेज निकलते हैं। UV rays are relatively high energy waves that provide Earth with the warmth it needs to support life as we know it. ये हम नीचे का नहीं ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, वेवलेंथ वगैरह ज़्यादा डिटेल में है। तो अर्थ को सन से वार्मथ मिलता है, गर्मी मिलती है, जो कि ज़रूरी है जिंदा लेने के, या तो लाइफ सपोर्ट के लिए, राइट। अगर वो वार्मथ या तो वो कवर नहीं है, ओजोन लेयर का कवर हटा दिया जाए, तो सन के यूवी रेस पूरे अर्थ पे आएंगे और पूरा डिस्ट्रॉय, इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं यूवी रेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर हमें उतनी ही गर्मी मिलती है जितनी हमें लाइफ सपोर्ट के लिए चाहिए। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव कवर। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस मैम, Yes, क्लियर ma'am. है। UV rays penetrate the Earth atmosphere at three slightly different wavelengths called UVA, UVB and UVC rays. Okay, तीन टाइप के अल्ट्रावायलेट रेज सन के रहते हैं। हम सिंपल ही जाएंगे कि तीन, हाउ मेनी टाइप्स, तो सिंपली तीन टाइप है सन के यूवी रेज, UVA, UVB और UVC। और अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जनरली वो स्ट्रॉन्ग ही है। ओके, तो UVA rays are most common and causes skin aging and wrinkling. हमारी एज या तो हमारी स्किन के ऊपर से हमारी एज डिसाइड करते हैं। किसी किसी की यंग एज है पर उनकी स्किन इतनी व्रिंकली और एजड दिखती है। वाई? इफ दे ज्यादा आप अगर धूप में रहोगे, जो खेत में काम करते हैं राइट, उनकी स्किन बहुत टैन हो जाती है, बहुत ही टैन, क्योंकि उनको ज्यादा यूवी रेज मिलते हैं उनकी स्किन को, और दे आर नोन एज UVA रेज, जो हमारी स्किन की एजिंग या तो व्रिंकलिंग करता है, क्रीज आती है हमारी स्किन पे। ओके, और ये टैनिंग बीड्स रहते हैं। व्हाट आर टैनिंग बीड्स? जनरली एज ए एग्जांपल, फॉरेनर्स बहुत बाहर से आते हैं राइट, दे यूज टैनिंग क्रीम। जो गोवा वगैरह बीच पे जाते हैं ना, वो ऐसे टैनिंग क्रीम लगाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी स्किन टैन हो जाए, सन टैन स्किन। तो वो बीड्स यूज करते हैं या तो क्रीम यूज करते हैं जिसमें UVA रेज यूज हो जाते हैं, जो टैनिंग करता है, स्किन को डार्क टोन देता है। क्लियर है? दिस वन इज क्लियर। तीन टाइप के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या तो रेज है, A, B और C। ए क्या करता है, हमारे स्किन की एजिंग और व्रिंकलिंग क्रिएट करता है, और जो टैनिंग बीड्स रहते हैं या तो क्रीम्स रहते हैं, उसमें UVA रेज का यूज किया जाता है ताकि वो स्किन को टैन कर दे, डार्क टोन दे। ओके, और UVB रेज क्या है? सनबर्न होते, छाले पड़ जाते हैं, अगर ज्यादा धूप में रहे ना तो छाले पड़ते हैं। ये कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं? मोती बिंदु, राइट? कोई कंफर्म, कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं? यस मैम, मोती बिंदु। हाँ, वो क्रिएट होता है, और इम्यून सिस्टम हमारी डैमेज, मतलब स्किन डैमेज होती है, या इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, सनबर्न हो जाता है और कैटरैक्ट। और इम्यून सिस्टम अगर डैमेज हो गई तो कैंसर भी हो सकता है। फाइन। यूवी बे रे, ए रेज तो थोड़े से माइल्ड थे, बट यूवी रेज आर मोर हार्श और मोर स्ट्रॉन्गर देन UVA रेज, और सनबर्न करते हैं, कैटरैक्ट और इम्यून सिस्टम डैमेज करता है, और जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। ओके, और UVC रेज आर द मोस्ट डेंजरस, आर अब्सॉर्ब बाय अवर ओजोन लेयर। ये बहुत ही डेंजरस, ये तो थोड़े थोड़े रिफ्लेक्ट, हम आगे देखेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बट UVC पूरे अब्सॉर्ब हो जाते हैं और बहुत ही खराब है। ओके, यहाँ तक हमने आज ओजोन का स्टार्ट किया कि ओजोन क्या है,
ओके, 3 मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, कैसे बनते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, लेयर कहाँ पे है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है अपने अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए, और 3 टाइप के रेडिएशन। ओके, हम यहाँ पे आज का क्लास खत्म करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक सर आ जाएंगे, मैम राइट? आप वो वाली स्क्रीन कर दीजिए ना, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद वाला पॉइंट क्या था ओजोन में, इससे पीछे वाली। हाँ मैम, इससे पीछे वाली। अच्छा, इट आल्सो एग्जिस्ट ऑन ट्रोपोस्फियर। ये वाला। हाँ मैम, वापस चेंज कर दिया आपने। अच्छा, ये लेयर्स देखना है क्या? हाँ बस यस ये एक बार देख लीजिए। यस, ओके। स्क्रीन